So, good evening and welcome all of you, all the students. अभी हम पिछले दो लेक्चर्स में इकोसिस्टम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा हमने. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 3. So, in this part, we'll have some introductory idea regarding the biotic and abiotic components of the ecosystem. And regarding the energy flow and food chain, food web, etc. I think आप सब जानते हैं, बस इसको ब्रश अप करने के हिसाब से है. तो आपको कल भी बताया मैंने और आपको पहले से भी जानकारी है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के या किसी भी पारितंत्र का क्या होता है कि इसके दो घटक होते हैं. एक कहलाता है उसका जैव घटक और दूसरा अजैव घटक. अजैव की बात हम बाद में करेंगे. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें एक बायोटिक होता है और दूसरा एबायोटिक होता है. उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे. तो इसमें कुछ होते हैं प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक. उत्पादक क्या होते हैं कि दे आर द ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स मीन्स स्वपोषी जानवर. स्वपोषी कौन? द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग द सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. अब वैसे तो मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में जो अपना फूड खुद से बना ले, ठीक है, क्योंकि बाकी जितने दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे फूड के लिए प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं, उन्हीं पे निर्भर करते हैं, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड. तो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद से बनाते हैं. और वो फूड बनाने में क्या होता है कि दे यूज द कंपाउंड्स दैट आर अवेलेबल इन द एनवायरमेंट. मतलब एनवायरमेंट में, वातावरण में, पर्यावरण में, उसके सराउंडिंग्स में जो भी पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं, उनका प्रयोग करके ये भोजन बनाता है. भोजन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इसमें एक क्रिया होती है, क्योंकि होता क्या है कि बेसिकली ये प्रोसेस ऐसा है, आपने थर्मोडायनामिक्स का लॉ पढ़ा है जिसमें वो ये कहता है कि किसी भी क्लोज सिस्टम में जो टोटल सम ऑफ एनर्जी होती है वो बराबर होती है. अगर उसको हम एक लेमैन्स टर्म में कहें तो उसको हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ऊर्जा का न तो निर्माण हो सकता है न विनाश हो सकता है. मतलब ऊर्जा का सिर्फ संचरण, परिवर्तन होता है, संचरण होता है. मतलब काइंड ऑफ ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर. तो उसमें अब होता क्या है कि भोजन हम खाते हैं तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है. अब सवाल ये होता है कि भोजन में ऊर्जा आई कहां से, तो वो ऊर्जा भोजन में कहां से आई, इसी का सवाल इसी सवाल का आंसर यहां पर है कि बेसिकली होता क्या है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादक हैं, वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूसेस द फूड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके वो भोजन बनाते हैं. और उसमें आप ध्यान दीजिए कि वहां एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो चीज क्या है, सन या सोलर एनर्जी, है ना. वो क्या होती है, ये सन, मतलब कि जो सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश जरूरी है उस क्रिया को संपन्न करने के लिए. इसमें लिटरली हो ये रहा है कि सूर्य से जो विकिरण ऊर्जा या सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा जो भी आप कहें, जो भी आ रहा था, पौधों ने उस ऊर्जा को फिक्स कर लिया. मतलब दैट एनर्जी, द रेडियंट एनर्जी ऑफ द सन वाज फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज फूड. आप ये रिएक्शन आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत पहले से जानते हैं. 6CO2 6H2O, ये जो रेडियंट एनर्जी है उसमें क्लोरोफिल का प्रेजेंस भी जरूरी है. आपको पता है कि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो मतलब क्या कहते हैं, क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति भी आवश्यक है. तो क्लोरोफिल की मौजूदगी में, क्लोरोफिल किसके पास होगा, सारे खाली हरे पौधे के पास होगा. मतलब कहने का ये कि ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स. सिंस दे आर ऑटोट्रॉप्स, चूंकि वह स्वपोषी होते हैं इसलिए दे ऑल आर प्रोड्यूसर्स. और वो पौधे जो भोजन बनाते हैं अल्टीमेटली हम उन्हीं को ग्रहण करते हैं. या तो उन पौधों को हम, उन भोज्य पदार्थों को हम सीधा ग्रहण करते हैं, या फिर जो मांसाहारी लोग होते हैं वो उस भोजन को ग्रहण करते हैं जो कि
उस पौधे को जो वो फूड ग्रहण करते हैं, मतलब उनको ग्रहण करते हैं जो उन पौधों को खाते हैं। सो द एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम वन टू अनदर लेवल। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रकाश ऊर्जा है उन्हीं के जरिए फूड का संश्लेषण होता है। सो दिस इज फूड इज अ केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे आप बैटरी चार्ज करते हो तो फोन की बैटरी चार्ज करते हो तो उसमें रासायनिक रूप में ऊर्जा के रूप में होती है ऊर्जा, और फिर जब आप बैटरी फोन यूज करते हो तो वो ऊर्जा धीरे धीरे निकलती है। उसी प्रकार से फूड इज ऑल्सो काइंड ऑफ केमिकल एनर्जी, जो आपके केमिकल सेल और दूसरी जगह पर आपने जितने भी सेल वगैरह पढ़े हैं केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लास में, अर्लियर क्लासेस में, उसमें रासायनिक ऊर्जा होती थी, और उसी प्रकार की रासायनिक ऊर्जा इस भोजन में है। कंज्यूमर क्या करते हैं, दे नीड टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी। वो क्या करते हैं कि प्रोड्यूसर्स ने या उत्पादक ने जो भोजन बनाया, अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस भोजन में ऊर्जा संचित है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। नाउ हाउ द एनर्जी वुड बी एक्सट्रैक्टेड, उससे ऊर्जा हम प्राप्त कैसे करेंगे। ऊर्जा प्राप्त करने का तरीका है रेस्पिरेशन, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंज्यूमर ही करते हैं, हालांकि यहाँ पे कंज्यूमर्स लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि जो चाहे पौधा हो, जंतु हो, प्राणी भी किसी भी पोषक स्तर का हो, वो सारे के सारे क्या करते हैं कि जो भी भोजन लेते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वो एरोबिक रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन का सहारा लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो ये जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है वो क्या है, बेसिकली दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। भोजन का जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण की क्रिया है, वही रेस्पिरेशन है। तो आप देखिए यह फूड जो यहां बना था, यही फूड यहां पे आ गया, और इस फूड के ऑक्सीडेशन से क्या हुआ कि फिर ये मतलब कहने का मतलब जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया थी ना, इसको आप जब उल्टा चलाएंगे, एक रिवर्सिबल रिएक्शन करेंगे, तो ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन हो जाएगा। तो यहां आप देखिए कि जिन और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से भोजन बना था, यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से जो भोजन बना था, वो क्या हुआ कि भोजन फिर से टूट गया, और टूटने के बाद फिर से वो इनऑर्गेनिक कंटेंट उसके अलग हो गए, मतलब बाहर निकल गए, और जो उसके अंदर संचित ऊर्जा थी वो मुक्त हो गई, और वो ऊर्जा अक्सर जीवों के शरीर में एटीपी के फॉर्म में मुक्त होती है। तो जैसा मैंने कहा कि दिस इज एबायोटिक कंपोनेंट, सनलाइट है, एनर्जी आ रही है। एनर्जी किस पे आ रही है, प्रोड्यूसर्स पे। प्रोड्यूसर्स आर यूजिंग द लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस इनऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये बायोटिक कंपोनेंट है इधर वाला, इस लाइन के इधर सारे एबायोटिक हैं, इधर वाले सारे बायोटिक हैं। फिर वो पौधों से किसने लिया, प्राइम कंज्यूमर्स ने। अब कंज्यूमर यहां तो सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर दिखाया गया है जो घास पौधों को खा रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी कंज्यूमर होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर उसके आगे टर्सरी कंज्यूमर ऐसे करके होंगे। ठीक है, और ये जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं धरती से, और उसके ऊपर जो दूसरे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, खनिज हैं, दूसरे पोषक पदार्थ हैं, वो सारे आते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वाटर कहां से आएगा, प्रेसिपिटेशन यानी बारिश से आएगा। ठीक है, ये सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर है विच आर कंट्रीब्यूटिंग द रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस फूड, रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस द ऑर्गेनिक मैटर दैट इज फूड। और फूड से फिर क्या आगे बनेगा, उन्हीं ऑर्गेनिक मैटर से किसी जीव का शरीर बनेगा। तो ये सारा का सारा एबायोटिक फैक्टर यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये रॉ मटेरियल यहां से आया, एनर्जी का सोर्स सूर्य है, तो पौधों ने सबसे पहले पौधों का निर्माण हुआ, पौधों में संचित भोजन का निर्माण हुआ, उसको कंज्यूमर ने यूज किया। फिर फाइनली क्या होता है कि जो कंज्यूमर हैं उनकी डेथ होती है, या पौधे भी डेथ होती है, सड़ते हैं। वो सारा का सारा क्या होता है कि एक दूसरा एक लेवल है या दूसरा एक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, बायोटिक कंपोनेंट, जिसको हम डिकम्पोजर्स या अपघटक कहते हैं। इसमें फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं। अब क्या है कि वो क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक स्वरूप में, जो कार्बनिक स्वरूप में जो भोजन है या शरीर है जंतु का,
वो जब सड़ते हैं, डिकम्पोज होते हैं, आप घटित होते हैं, तो क्या होते हैं, ये सारा का सारा फिर से रिसाइकिल हो जाएगा, फिर से रिसाइकिल। और इस रिसाइकलिंग के प्रोसेस में क्या हो रहा है कि एनर्जी इज रिलीज। ये जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है, जब डिकम्पोजर्स इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिग्रेड कर रहे हैं, उसका अपघटन कर रहे हैं, तो उससे भी ऊर्जा प्राप्त होगी। उसके बाद आप देखिए कि द एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं एक ब्रशअप कर देता हूं। दे फॉर्म द एनवायरमेंट, मतलब वो वातावरण या पर्यावरण बनाते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार का इकोसिस्टम होगा। ये हमेशा ही जो किसी जगह का जो पर्यावरण है, वहां का जो वेजिटेशन है, जहां वहां पेड़ पौधे वगैरह कैसे हैं, बारिश कितनी होती है, टेम्परेचर रेंज कितना है, ये सारा का सारा जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, पर्यावरणीय कारक हैं, वही तय करते हैं कि किस प्रकार का इकोसिस्टम कहीं पर भी एग्जिस्ट करेगा या रहेगा। वो सनलाइट है, फिर न्यूट्रिएंट्स है, फिर रेनफॉल है, मिनरल है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, वगैरह वगैरह। टाइप ऑफ इकोसिस्टम हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, टुंड्रा है, ग्लासलैंड वगैरह वगैरह। अब इसमें देखिए, जैसे मैंने कहा था कि द टाइप ऑफ एनवायरमेंट या एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक्चुअली दे डिटरमिन दैट विच काइंड ऑफ इकोसिस्टम वुड बी एग्जिस्टिंग। तो किस प्रकार, जैसे मान लीजिए ये रेनफॉल का रेंज है, इधर बारिश, ये कम बारिश वाला क्षेत्र है और ये अधिक बारिश वाला क्षेत्र है। टेम्परेचर इधर ठंडा है और इधर गर्म है, दिस इज कूल, दिस इज हॉट। अब अगर बारिश बहुत हो रही है और बिल्कुल हॉट मौसम है, हॉट मौसम मतलब टेम्परेचर जो है 35 डिग्री के आसपास है, 40 डिग्री के आसपास है, इन दैट कंडीशन जो पौधे जिस प्रकार के वनों का निर्माण होगा, अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होंगे। मैंने आपको कहा था कि जो भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश पे, उसके 10 या 15 डिग्री ऊपर नॉर्थ में और 10 से 15 डिग्री नीचे, ये ट्रॉपिकल या उष्ण कटिबंध कहलाता है। और वहां पर जो पौधे होते हैं वो सदाबहार वर्षावन होते हैं। उसी प्रकार से अगर, लेकिन अब क्या है कि गर्मी बहुत है और बारिश नहीं हो रही है, प्रेसिपिटेशन इज लेस, रेनफॉल कम है, तो इस कंडीशन में जो हॉट फॉरेस्ट है, जैसे मान लीजिए सहारा है, थार है ना, ये इस प्रकार के डेजर्ट होंगे। टेम्परेचर रेंज मीडियम है, तो उस कंडीशन में अगर बारिश अधिक हो रही है तो फॉरेस्ट होगा। और किस प्रकार के फॉरेस्ट होंगे, पतझड़ वाले वन होंगे, जिसको हम डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। और ये फिर बारिश कम हो रही है तो ये टेम्परेट डेजर्ट होंगे, होगा तो ये डेजर्ट। लेकिन इस डेजर्ट में क्या होंगे कि कुछ पेड़ पौधे वनस्पतियां भी पाए जाएंगे, ठीक है। और अगर बारिश भी कम है और टेम्परेचर भी कम है तो इन कंडीशन में कूल डेजर्ट होगा। मतलब ये पूरा का पूरा आप समझिए, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा बर्फीला मैदान है कहीं पे, वो कूल डेजर्ट कहलाता है। और अगर वो बारिश अच्छी हो रही है तो वहां स्प्रूस फर फॉरेस्ट होंगे, मतलब ऐसे वन होंगे जहां जैसे चीड़ के वन है, या ऐसे वन है, ऐसे पौधों वाले वन है जिनकी पत्तियां नुकीली होती है, सो बर्फ गिरे तो असर नहीं हो। तो आपने देखा कि टेम्परेचर और रेनफॉल, इन्होंने डिसाइड किया इनके रेंज में कि किस प्रकार के टेम्परेचर या रेनफॉल के रेंज में किस प्रकार की वनस्पति पैदा होगी। अब जैसे मैंने कहा था ना कि उसी प्रकार से जो एनवायरमेंटल फैक्टर का रेंज है किस प्रकार से डिसाइड करता है चीजों को। जैसे मान लीजिए कि एक टेम्परेचर का रेंज है किसी भी तालाब में, वाटर बॉडी में, यहां मान लीजिए लो टेम्परेचर है, यहां इतना ठंडा है कि एक प्राणी रह नहीं सकता। मतलब अगर आप जो वार्म या टेम्परेट जोन की मछलियां हैं, इसको आप ले जाकर के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के महासागर में छोड़ दीजिए तो वहां नहीं रह सकती है, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ जो होता है, जो फिजियोलॉजिकल जोन ऑफ स्ट्रेस में कुछ मछलियां रह सकती हैं। उसी प्रकार से जहां पर कि टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत गर्म है, तो वहां भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर में मछलियां नहीं रहेंगी और कुछ मछलियां रहेंगी जो हायर टेम्परेचर की साइड में। लेकिन जो ऑप्टिमम रेंज है, ऑप्टिमम रेंज मतलब वो टेम्परेचर का रेंज जो मछलियां बर्दाश्त ही नहीं करती, बल्कि उसको वो कंफर्ट जोन है उनका, वहां वो फ्लरिश करेंगी, वहां वृद्धि करेंगी और प्रजनन के द्वारा अपनी जो जनसंख्या है बढ़ाएंगी। तो ये अपर लिमिट ऑफ टॉलरेंस है और ये लोअर लिमिट ऑफ टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस वाला लेवल है, ठीक है।
उसी प्रकार से हाँ, ये लोअर लिमिट ऑफ टॉलरेंस है, अपर लिमिट। ये देखिए मतलब एक टॉलरेंस रेंज होता है, हर उसी प्रकार उसी से उसी पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का इकोसिस्टम, किस प्रकार का वेजिटेशन, किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म होंगे। आपको पता है कि डेजर्ट वाले एनिमल अलग प्रकार के होते हैं, बर्फीले प्रदेशों के जानवर अलग प्रकार के होते हैं, वर्षा वनों के पेड़ अलग प्रकार के होते हैं, जो डेजर्ट वाले पौधे होते हैं अलग प्रकार के होते हैं। किस प्रकार का इकोसिस्टम होगा ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। उसी प्रकार से जो बायोटिक कंपोनेंट है ये हम ऑलमोस्ट बता चुके हैं आपको कि द प्रोड्यूसर्स आर द ऑटोट्रॉप्स ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, जो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, वो सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स हैं। वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी यूज करते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है फोटोसिंथेसिस के जरिए दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सूर्य का प्रकाश यूज नहीं करते। वो क्या करते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जो जियोथर्मल एनर्जी यूज करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो किसी ऐसे जोन में रहते हैं जहां पानी का टेम्परेचर ज्यादा हो या जहां मिट्टी का टेम्परेचर ज्यादा हो, हॉट स्प्रिंग वगैरह में, या डीप सी वेंट, मतलब आप यूं समझिए कि पौधे समंदर में, सागर में बहुत अंदर डीप में, बहुत गहराई में कुछ गुफाएं जैसी संरचना होती है जहां का टेम्परेचर नॉर्मली हॉट स्प्रिंग की वजह से गर्म रहता है। उन जगहों पर, या गर्म झरने जो होते हैं, गर्म पानी के जो झरने होते हैं, उन जगहों पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उस हीट एनर्जी को, उस ताप ऊर्जा को यूज करके कुछ क्या करते हैं, कुछ खाना अपना बना लेते हैं। कंज्यूमर्स, जो पहले लेवल का कंज्यूमर है, जो प्लांट को खाने वाला है, वो हर्बीवोर्स या शाकाहारी है, कार्निवोर मांसाहारी है, ओमनीवोर जो सर्वाहारी है, जनरल फीडर है। तो आमतौर पर हर्बीवोर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, और जो कार्निवोर से सेकेंडरी कंज्यूमर है, और इनको भी कोई खा रहा है तो वो क्या होंगे, टर्सरी कंज्यूमर होंगे। और उसी प्रकार से फूड चेन पर कुछ एनिमल रहते हैं जिसके टॉप पे रहते हैं। ये सब आप जानते हो पहले से। उसके बाद होता है डीकम्पोजर्स। ये बायोटिक फैक्टर का ही पार्ट है। डीकम्पोजर मतलब अपघटक, डेट्राइटिवोर्स मतलब जो सफाई कर्मचारी नाम है, उसको अपमार्जक कहते हैं। तो होता क्या है कि इन दोनों में फर्क क्या है। डीकम्पोजर्स आर द टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया फंजाई वाले ये अपघटक हैं। ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को जो है, जो डेड प्लांट्स या एनिमल के जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, दे कन्वर्ट इनटू द इनऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है इसमें, कि मतलब अगर मान लीजिए किसी जानवर की हड्डी, जानवर मर गया तो उसकी हड्डियों पे जो बैक्टीरिया काम करेगा वो क्या करेगा, हड्डियों में से कैल्शियम, फास्फोरस सारी चीजें रिलीज कर देगा। ठीक है। उसी प्रकार से ये क्या करते हैं कि दे एक्चुअली फैसिलिटेट द कंटिन्यूअल रिसर्कुलेशन। मान लीजिए कि अगर रिसर्कुलेशन, पुनर्चक्रण नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे करके क्या होगा कि सारे जैसे जितने भी ऑर्गेनिक मैटर बनते चलेंगे, उनका पुनर्चक्रण नहीं होगा तो क्या होगा, सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से जैसे भी कोई जीव मरता है या उसकी डेथ होती है, तो उसके जितने भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जिनसे कि उनका शरीर बना है, वो सारे के सारे रिसाइकिल होकर के पुनः पर्यावरण में, वातावरण में आ जाते हैं, एनवायरमेंट में आ जाते हैं। डेट्राइटिवोर्स वो होते हैं जो डेड बॉडीज को खाते हैं, और ये बेसिकली डिकम्पोजर्स को समहाउ हेल्प करते हैं पर्यावरण की सफाई में। जैसे देखिए, एक होता है डेट्राइटिवोर्स और दूसरा होता है डिकम्पोजर। एक अपमार्जक होता है, दूसरा अपघटक। अपमार्जक जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे गिद्ध है, वो क्या करता है, मरे हुए जानवर को खाता है। सियार है, ये मरे हुए जानवर को खाता है। तो ये डेट्राइटिवोर्स है। ये क्या करते हैं कि ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके साथ पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं। वो चीजों, डेड बॉडी को सड़ने से रोकते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां नहीं फैलती। और जो क्या होता है कि फिर उसके शरीर में जब वो डेट्राइटिवोर्स मरते हैं, गिद्ध मर गया, सियार मर गया, तो फिर क्या होगा, जब वो मरेंगे तो फिर ये डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज कर देंगे। तो यहां देखिए बड़ा सा लकड़ी का एक लॉग है ना, लकड़ी का एक बहुत बड़ा तना है, और उस पर देखिए कि जैसे एक बीटल्स है। बीटल मतलब ये इस प्रकार का है, भृंग या भंगूर कहते हैं इसको। ये क्या करेगा, ये इसके लॉग में छेद कर रहा है। उसी प्रकार से बार्क बीटल जो है, लॉन्ग हॉर्न बीटल ने तो छेद किया, इसने क्या किया, इसको इस पर गड्ढा बनाना शुरू किया। कारपेंटर ईगल क्या करेगा, इसके बीच बीच में दरारें पैदा करना शुरू कर देगा। टर्माइट और कारपेंटर अंट वर्क करके क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको खाते रहेंगे।
जो ड्राई रट फंगस है वो फंगस भी इसको खाता है। तो फंगस और जो बीटल्स डेट्राइटिवोर्स। अब इधर जो है यहां से आगे का पार्ट ये डिकम्पोजर से, ध्यान दीजिए कि यहाँ जो बैक्टीरिया है या वायरस है या यहाँ तक मशरूम आर ऑल्सो डिकम्पोजर्स। ये जो आपके पढ़ते हो बॉटनी में ये है ना, तो ये क्या करता है कि ये इसको बिल्कुल ऐसा फॉर्म में बना देता है, इसको पाउडर कर देता है। तो बेसिकली प्रक्रिया ऐसा है कि या तो ये डिकम्पोजर्स यहां से भी कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं इस जगह से भी, लेकिन दे प्रेफर कि जब ज्यादातर लकड़ी खत्म होने के कगार पे हो तब उसको खाएं। लेकिन जो उसी प्रकार से जैसे कि मान लीजिए कि कोई गिद्ध है, गिद्ध क्या करता है, सारे मांस खा लेता है, हड्डियां बच जाती हैं, उस हड्डियों पे फिर बैक्टीरिया काम करता है। तो डेट्राइटिवोर्स और डिकम्पोजर्स ये दोनों क्या करते हैं कि पर्यावरण में न सिर्फ जो ऑर्गेनिक मटेरियल इसका पुनर्चक्रण करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, पर्यावरण की सफाई भी करते हैं। फूड चेन इसी से बनता है कि आपने देखा था कि सबसे पहले उत्पादक थे सपोसी, उसको हर्बीवोर ने खाया, हर्बीवोर को कार्निवोर ने खाया, कार्निवोर को ओमनीवोर ने खाया। ये पर्टिकुलर पाथवे, और इस पाथवे से क्या हो रहा है कि न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कि जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से ऑटोट्रॉफ बना था, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर वगैरह से, अब क्या है कि वो न्यूट्रिएंट जब हर्बीवोर ऑटोट्रॉफ्स को खाएगा या जो उत्पादक को खाएगा तो क्या होगा, वो सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर हर्बीवोर को जब कार्निवोर खाएगा यानी कि मांसाहारी, तो इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, और इन सबको जो ओमनीवोर या सर्वाहारी खाएगा तो उसमें से इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। और होता क्या है कि ये न सिर्फ एनर्जी का न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर होता है, न सिर्फ पोषक पदार्थों का ट्रांसफर होता है, बल्कि क्या होता है, एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या है भाई। हाँ, ये थोड़ा स्टेप वाइज था, और ये सारे के सारे जब मरेंगे तो कौन खत्म करेगा, डिकम्पोजर्स। अब देखिए यहां सोलर एनर्जी है, अब ध्यान दीजिए यहां एक सोलर एनर्जी से प्रकाश संश्लेषण के जरिए क्या बना, प्रोड्यूसर्स या प्लांट बने। लेकिन यहां सोलर एनर्जी जितनी सौर ऊर्जा आ रही थी उसमें कुछ तो प्लांट बन गए, तो प्लांट में तो कुछ ऊर्जा फिक्स हो गई उसके बॉडी मास में, पौधे जितने किलो बने उतने किलो पौधे की मात्रा में ये सोलर एनर्जी जो फिक्स हो गया। एनर्जी भी जब कंडेंस कर दीजिए तो मास में बदल जाता है, पता है ना आपको। तो ये एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो गई, लेकिन क्या हुई कि बहुत सारी ऊर्जा भी बीच में ऐसी निकली जो अनयूटिलाइज रह गई। कोई भी मशीन जो है आपको पता है कि 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं करती। उसी प्रकार से जब हर्बीवोर को प्राइमरी कंज्यूमर्स खाएंगे तो ये अगर मान ली 100 किलो घास है तो इससे 10 किलो बकरी बनेगी, बाकी 90% कहां गया, वो हीट में रिलीज हो गया। फिर ये जो अगर 10 किलो है तो उससे 1 किलो ही सेकेंडरी कार्निवोर बनेगा, यहां भी ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। फिर अगले स्टेप पे जाएगा, फिर यहां भी ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। फिर जब ये मरेंगे, ये सारे के सारे जो जितने भी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर की जब डेथ होगी तो अल्टीमेटली कौन इसको खत्म करेगा, डिकम्पोजर खत्म करेगा। और इसमें भी डिकम्पोजर जब खत्म करता है तो न्यूट्रिएंट्स तो सारे धरती में या पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में वापिस हो गए, लेकिन जब ये वापिस होते हैं तो इस टूटने की, अपघटन की प्रक्रिया में भी क्या होता है कि ऊर्जा मुक्त होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। और हमारे शरीर में भी हम जितना खाना खाते हैं तो कुछ तो हमारा बॉडी मास बनाता है, बाकी क्या होता है कि कुछ ऊर्जा जो है वो हमारे शरीर के और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के संचालन में लगता है, और कुछ ऊर्जा जो है वो मुक्त हो जाती है ताप के रूप में। और खास तौर से जो ताप के रूप में मुक्त होने वाली ऊर्जा है, या ताप बॉडी टेम्परेचर बनाए रखे जाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये जो हीमोथर्मल एनिमल हैं, जो समतापी जानवर हैं, जिनको आप वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, उनके लिए तो बहुत आवश्यक होती है। तो मूवमेंट ऑफ एनर्जी जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें 3 चीजें बेसिकली हैं, फूड चेन है, फूड वेव है और ट्रॉफिक लेवल है। और उसके साथ इसके बाद हम पढ़ेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो ये आप जानते हैं। फूड वेव आप देखिए कि अभी हमने फूड चेन की बात की थी। अब ये चेन जो है इसमें क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर ये प्रोड्यूसर है, इसको हिरन ने भी खाया है ना, घास को हिरन ने भी खाया, हिरन को शेर ने खा लिया, इस घास को या दूसरे जानवरों को कुछ माइस चूहों ने खाया, चूहों को ये खा गए, सांप खा गया, है ना।
उसी प्रकार से उल्लू खा गया, चीता खा गया, इसको बड़े किसी शाकाहारी ने खा लिया, मांसाहारी ने खा लिया, जैसे उसको शेर खा गया। तो कहने का मतलब इस प्रकार से एक खाद्य जाल बनता है। और ये सब आप जानते हो कि यहाँ पर ये प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है या टर्सरी कंज्यूमर है। यहाँ जो टॉप का कंज्यूमर है कौन है, वो लायन बताया गया है। हालांकि लायन को भी गिद्ध खा जाता है, तो गिद्ध तो ऐसे डिकम्पोजर है, लेकिन मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई पक्षी है, इसको खाने वाला कोई चील या बाज टाइप का पक्षी है जिसको शेर नहीं खाता, तो वो टॉप पे होंगे। तो ये आप जानते हो, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।